वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैस सर। बात करेंगे दोस्तों बिहार की नई शिक्षक भर्ती के बारे में। लगभग 1,10,000 से 1,20,000 पदों पर भर्ती होने जा रही है। इसमें 6 to 8 के लगभग 32,000 पद हैं। बाकी सब पद माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के हैं। बात करेंगे 6 to 8 में कौन कौन फॉर्म भर सकता है। तो लगातार अपडेट निकल कर आ रही है। आप देख सकते हैं नवंबर के पहले सप्ताह में ही ये विज्ञापन आने जा रहा है। 6 to 8 के लगभग 32,000 पद और बाकी माध्यमिक उच्च माध्यमिक टोटल 1,10,000 से 1,20,000 पदों पर भर्ती होगी। 70,000 इसमें टोटल फ्रेश पद थे, 32,000 6 to 8 था, बाकी माध्यमिक उच्च माध्यमिक। लेकिन जो वर्तमान में भर्ती चल रही है इसमें काफ़ी पद खाली हो गए हैं। सिर्फ उच्च माध्यमिक में 33,501 पद खाली हो गए हैं। 9th-10th में भी काफ़ी पद खाली होने जा रहे हैं। इन सब पदों को नए विज्ञापन में जोड़ा जाएगा। तो इसी माह शिक्षा विभाग बीपीएससी को रिक्तियां भेज देगा और उसके बाद नवंबर में विज्ञापन निकाला जाएगा। 1 महीने का समय मिलेगा आवेदन करने के लिए। तो कौन कौन फॉर्म भर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है, ये देखते हैं। तो 6 to 8 में दोस्तों यहाँ पर 3 विषय के पद होंगे। 3 अलग अलग पद होने वाले हैं। पहला होगा गणित एवं विज्ञान विद्यालय का अध्यापक, ठीक। उसके बाद सामाजिक विज्ञान का अध्यापक और भाषा विद्यालय अध्यापक। ये 3 अलग अलग प्रकार के पद हैं। अब जो टोटल 32,000 सीटें हैं वो अलग अलग किस प्रकार से बटी हैं, गणित विज्ञान के कितने पद हैं, सामाजिक विज्ञान के कितने पद हैं, भाषा के कितने पद हैं, इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है, ठीक है। लेकिन टोटल जोड़कर 32,000 हैं। तो जब नोटिफिकेशन आएगा या अन्य कोई और हमें ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी तो मैं आपको अपडेट करूंगा। फिलहाल आप ये जानिए कि इन तीनों पदों पर भर्ती आने जा रही है, ठीक है। यानी कि मध्य विद्यालय जैसे कहा जाता है बिहार में, यहाँ पर स्नातक कोटि के विषयवार ये पद होने वाले हैं। योग्यता क्या है, तो जो मुख्य योग्यता है, मेन योग्यता, वो हम लोग देखते हैं, फिर विषयवार बात करेंगे। पहले बताया गया है यहाँ पर कि आपका स्नातक होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन बिल्कुल कंपलसरी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ग्रेजुएशन के साथ आपका 2 वर्षीय डिप्लोमा हो, यानी ग्रेजुएशन प्लस DLED हो, या फिर ग्रेजुएशन प्लस BEd हो, दोनों यहाँ पर एलिजिबल है। तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आपका DLED है या BEd है, लेकिन ग्रेजुएशन आपका कंपलसरी है। तो जो बिहार के छात्र हैं जो 12th के बाद डायरेक्ट DLED करते हैं, यदि आपने ग्रेजुएशन भी किया है तो आप एलिजिबल रहेंगे। सिर्फ 12th और DLED किया है तो एलिजिबल आप नहीं हो पाएंगे। यूपी में ग्रेजुएशन के बाद ही DLED होता है, तो यहाँ के सभी छात्र एलिजिबल रहेंगे। शर्त एक और है कि आप CTET का पेपर 2 पास होने चाहिए। पहले से पास हैं तब तो बहुत अच्छा है, आराम से फॉर्म भर सकते हैं। और जिस प्रकार से आपने देखा पहले चरण में अदर स्टेट को अलाउ किया गया था, यहाँ पर भी अलाउ किया जाएगा, लेकिन आप CTET पेपर 2 पास होने चाहिए, ठीक है। और काफ़ी छात्र अपीयरिंग को लेकर सवाल पूछ रहे हैं कि अभी तक हम CTET पेपर 2 पास नहीं हैं, अपीयरिंग में क्या अलाउ कर दिया जाएगा। तो अपीयरिंग में अलाउ ज़रूर कर दिया जाएगा, लेकिन CTET होना भी तो चाहिए। अपीयरिंग आप बनेंगे कैसे, यदि दिसंबर वाला CTET होता है तो आपको ज़रूर मौका मिलेगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा समय भी है, मे भी नोटिफिकेशन आ जाए CTET दिसंबर 2023 का, तो आपको मौका ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन यदि CTET होता ही नहीं है तब कैसे आप मौका पाएंगे, तो बात आप समझिएगा। CTET नॉर्मली साल में 2 बार होता है, एक बार जुलाई में, एक बार दिसंबर में, ठीक है। कभी कभी एक ही बार होता है। बीच में जब ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा था तो एक ही बार मुश्किल हो गया था एग्ज़ाम कराना। हालांकि पिछली बार ऑफलाइन कराया गया फिर से, तो चांसेस तो हैं दिसंबर जनवरी तक भी होता है। और यदि उसका नोटिफिकेशन आ जाए तो आपको मौका मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब आते हैं विषयवार योग्यता पर। सबसे ज़्यादा सवाल, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न आप लोगों का यहीं पर है। ये नियमावली है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। नोटिफिकेशन आएगा तो हम लोग चीज़ों को एक बार और देखेंगे अच्छी तरीके से। फ़िलहाल जो अभी तक की व्यवस्था है, जो अभी तक की नियमावली है, वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो क्लास 6 to 8 के हिंदी और अंग्रेजी भाषा, ठीक है। भाषा में सिर्फ अभी 2 ही भाषा के बारे में बताया गया, हिंदी और अंग्रेजी। में भी और भी दूसरे लैंग्वेज उर्दू बांग्ला वगैरह आ जाएँ, ठीक है। तो हिंदी और अंग्रेजी तो कंफर्म है और ये भर्ती होने जा रही है। इसकी योग्यता ये है कि स्नातक स्तर पर आपने हिंदी या अंग्रेजी जिस भी भाषा से आवेदन करने वाले हैं वो आपने पढ़ा हो, ठीक है। यदि आपका ऑनर्स है तो भी कोई समस्या नहीं है, यानी कि आपने पूरे BA में 3 साल हिंदी ही पढ़ा है या अंग्रेजी ही पढ़ा है तो भी आप एलिजिबल हैं। या फिर सब्सिडियरी विषय के रूप में भी यदि आपने वो भाषा पढ़ा है, हिंदी या अंग्रेजी, तो भी आप एलिजिबल हैं। यानी कि आपने सिर्फ 1 साल भी यदि अपने ग्रेजुएशन में हिंदी पढ़ा है तो आप हिंदी से आवेदन कर सकते हैं, अंग्रेजी पढ़ा है तो आप अंग्रेजी से आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि ये कोई TGT PGT यानी माध्यमिक उच्च माध्यमिक नहीं है, ठीक है। ये आपका 6 to 8 है। प्राइमरी में आपको पता है कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मांगा जाता है, बस आप
डीएलएड या बीएड हो आप एलिजिबल रहते हैं, ठीक है। 12th हो या ग्रेजुएशन हो तब भी आप एलिजिबल रहते हैं। लेकिन टीजीटी पीजीटी में क्या है कि बिल्कुल आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा जाता है। अब जो 6 to 8 की भर्ती है ये प्राइमरी और माध्यमिक दोनों के बीच का है, यानी कि ये ना 1 to 5 है, यानी कि बिल्कुल सिंपल सहायक अध्यापक भी नहीं है, लेकिन माध्यमिक भी नहीं है कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए, ठीक है, एस्टेट वगैरह चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों के बीच का है। तो एलिजिबिलिटी भी कहीं ना कहीं दोनों के बीच की ही है, यानी कि बिल्कुल प्राइमरी जैसा फ्री भी नहीं है, लेकिन बिल्कुल माध्यमिक जैसा सख्त भी नहीं है। तो आप ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए, ठीक है, वो आपके ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है उस पर लिखा होना चाहिए, तो आप एलिजिबल रहेंगे। समझिएगा बात को, ठीक है। बढ़ते हैं आगे और अगला विषय देखते हैं 6 to 8 में सामाजिक विज्ञान का। ध्यान दीजिएगा, सामाजिक विज्ञान में काफ़ी लोग सवाल पूछ रहे हैं, सबका जवाब आपको यहीं पर मिलेगा कि मैं बीबीए हूँ, मैं बीसीए हूँ, मैंने ये कोर्स किया है, मैंने वो कोर्स किया है, मैं फॉर्म भर सकता हूँ या नहीं। देखिए यहाँ पर कोर्स से मतलब नहीं है कि आपने कोर्स कौन सा किया है, आपने सब्जेक्ट क्या पढ़ा है ये इम्पॉर्टेंट है। अभी आपने यहाँ पर देखा, कहीं पर नहीं कहा है कि आप हिंदी से या अंग्रेजी से आपका बीए होना चाहिए, कह रहा है कि आपका स्नातक होना चाहिए, ठीक है। स्नातक में आपने अंग्रेजी पढ़ा हो या हिंदी पढ़ा हो या जो भी लैंग्वेज की भर्ती आती है आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा है तो आप एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। तो मेनली लैंग्वेज आप बीए में ही पढ़ते हैं, लेकिन कहीं बीए नहीं कहा है, इसने कहा है स्नातक, ठीक है। वैसे ही 6 to 8 में जब सामाजिक विज्ञान की बात आएगी, यहाँ पर ये नहीं कहा कि आप बीए किए हों या बीएससी किए हों या आपने ये किया हो तो आप एलिजिबल हैं, आपका कोई भी कोर्स हो, ठीक है। यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट हैं, इनमें से आपने कोई भी 2 विषय अपने स्नातक में पढ़ा है तो आप एलिजिबल रहेंगे सामाजिक विज्ञान से, आपका स्नातक बीए हो, बीकॉम हो या कुछ भी हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप अब बिल्कुल क्लियर समझ लीजिएगा। ये मत पूछिएगा कि मैंने बीसीए किया है, मैंने बीबीए किया है, मैं बीकॉम किया हूँ, मैं फॉर्म भर सकता हूँ या नहीं। आप देख लीजिए आपने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। अब 2 सब्जेक्ट इनमें से टोटल कौन कौन से सब्जेक्ट हैं ध्यान दीजिएगा, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई भी 2 विषय यदि आपने स्नातक में पढ़ा है तो आप 6 to 8 सामाजिक विज्ञान के लिए एलिजिबल रहेंगे। कॉमर्स वाले में आप देख लीजिए अर्थशास्त्र और वाणिज्य है, आपने पढ़ा है तो आप एलिजिबल हैं, तो ऐसे आपको समझना होगा, ठीक है। फिर आते हैं 6 to 8 मैथ एंड साइंस, गणित एवं विज्ञान के लिए। यहाँ पर भी देखिए स्नातक कहा है, बीएससी नहीं कहा है, ठीक है। तो आपने बीटेक किया है, बीई किया है, ठीक है, और यदि आपने उसमें इनमें से कोई 2 विषय पढ़ा है, जो लिस्ट यहाँ पर दी गई है, कौन कौन से विषय हैं, गणित, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान में से कोई 2 विषय। तो यदि आपने बीटेक किया है उसमें आपने गणित और भौतिकी, मैथ्स और फिजिक्स पढ़ा है तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। या मैथ्स केमिस्ट्री या फिजिक्स केमिस्ट्री, बायो तो नहीं होता है, ठीक है, तो आप एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पर यदि कह देता कि आपका बीएससी होना चाहिए मैथ साइंस में या भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित में, तो आप एलिजिबल नहीं हो पाते, लेकिन स्नातक कह रहा है और यदि आपने स्नातक में वो सब्जेक्ट पढ़ा है तो आप एलिजिबल हैं। तो बीएससी है, बीटेक है, बीई है, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। शर्त ये है कि आपने ये विषय अपने बीटेक में या जो भी स्नातक आपका है आपने उसमें पढ़ा हो। एक बात का और आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बच्चे इसको लेकर कन्फ्यूज रहते हैं कि हमने अपने बीटेक में ये चीज़ पढ़ा है या हमने अपने इस कोर्स में ये चीज़ पढ़ा है, ठीक है, हमने फिजिक्स पढ़ा है, लेकिन हमारे सब्जेक्ट का नाम कुछ और था। बात समझिएगा, सब्जेक्ट का नाम कुछ और था, लेकिन उसके अंतर्गत आपने कुछ चैप्टर फिजिक्स के पढ़े हैं या फिर केमिस्ट्री के पढ़े हैं और आपके मार्कशीट में फिजिक्स नहीं लिखा है या केमिस्ट्री नहीं लिखा है, ऐसे में आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। आप वहाँ पर ये नहीं समझा पाएंगे कि हम ये सब्जेक्ट पढ़े हैं, इस सब्जेक्ट का टॉपिक पढ़े हैं। वो आपकी मार्कशीट चेक करेंगे और उसमें देखेंगे आपने मैथ्स पढ़ा है या नहीं, फिजिक्स पढ़ा है या नहीं, केमिस्ट्री पढ़ा है या नहीं, या जीव विज्ञान पढ़ा है या नहीं, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली सब्जेक्ट आपकी मार्कशीट में लिखा होना चाहिए ग्रेजुएशन के, तो आप एलिजिबल रहेंगे। तो आप अब चीज़ों को बिल्कुल क्लियर समझ गए होंगे। तो एलिजिबिलिटी आपकी ग्रेजुएशन के आधार पर तय होगी, ना कि सीटेट के आधार पर। काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि यदि आपने सीटेट में मैथ साइंस लिया है तो आप मैथ साइंस से फॉर्म भरिए, यदि आपने सीटेट में सामाजिक विज्ञान लिया है जो 60 प्रश्न आते हैं तब वो लीजिए, जिन्होंने सीटेट में हिंदी किया है या अंग्रेजी किया है वो भाषा से भर सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। देखिए, मैथ साइंस या सामाजिक विज्ञान आप ग्रेजुएशन के ही आधार पर चुनते हैं, ठीक है।
तो यदि आपने वो ग्रेजुएशन के आधार पर चुना है तो आप वो भी सोच सकते हैं, लेकिन मेन हमारा फोकस ग्रेजुएशन ही होना चाहिए, क्योंकि हिंदी तो सब लोग ले लेते हैं या अंग्रेजी। सीटेट में हिंदी लेने के लिए कोई योग्यता नहीं है। बीटेक आपने किया है, आप लैंग्वेज 1 में हिंदी ले लीजिए, लैंग्वेज 2 में संस्कृत ले लीजिए, कोई टेंशन नहीं है, आपको पता भी होगा ये चीज़। तो क्या ऐसा बच्चा जिसने बीटेक किया है वो हिंदी का शिक्षक बन सकता है? जिसने अपने पूरे 4 साल के ग्रेजुएशन में यानी बीटेक में एक भी विषय हिंदी नहीं पढ़ा है, क्या वो हिंदी का शिक्षक बन सकता है? बिल्कुल भी नहीं बन सकता। साफ साफ है कि स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में हिंदी होना चाहिए या अंग्रेजी होना चाहिए। तो सीटेट से मतलब नहीं है, ये बात आप क्लियरली समझिएगा, ठीक है। सीटेट में सब्जेक्ट चूज करने के लिए कोई बाउंडेशन नहीं होता है। आपने ग्रेजुएशन में कुछ भी लिया हो, आप सीटेट में लैंग्वेज वाले सेक्शन में कुछ भी ले सकते हैं। आपने कभी उर्दू ना पढ़ा हो, आप उर्दू ले सकते हैं यदि आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। इसके अलावा भी कोई आपके डाउट हो, कोई सवाल हो, कोई भी समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। टेलीग्राम चैनल को आप हमारे ज्वाइन कर लीजिए, सारी जानकारी, सारी अपडेट और आपके सभी डाउट को वहीं पर क्लियर कर दिया जाएगा। जो भी नोटिस होंगी, जो नोटिफिकेशन वगैरह होंगे, ये जो नियमावली आप देख रहे हैं, मैं सब शेयर कर दूंगा, लेकिन आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में लिंक दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।